हेलो बच्चों, मेरा नाम है रॉबिन और हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था एटम और हम लोगों ने देखा था कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी सब्सटेंस को अगर हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा उसे क्या बोला जाएगा? एटम बोला जाएगा। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि एटॉमिक साइज़ को मेज़र करने के लिए हम एटॉमिक रेडियस की हेल्प लेते हैं और एटॉमिक रेडियस को मेज़र करने के लिए जो यूनिट यूज़ की जाती है उसे क्या बोलते हैं? नैनोमीटर। उसके बाद हमने देखा था कि कैसे कैसे सिंबल्स बनाए गए थे कि क्यों हाइड्रोजन को H लिया जाता है, क्यों कार्बन को C, कोबाल्ट को CO, हीलियम को He, इस तरह से इनके सिंबल डिफाइन किए जाते हैं। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास क्या होता है? मास ऑफ एन एटम। सिंपल, एक एटम का जो मास होता है उसे क्या बोला जाएगा? एटॉमिक मास बोला जाएगा। ओके, अब बात आती है कि जिस तरह से हम लेंथ को मीटर में मेज़र करते हैं, जिस तरह से हम टाइम को सेकंड्स में मेज़र करते हैं, हर चीज़ के लिए हमारे पास कोई ना कोई यूनिट होती है। उसी तरह से एटॉमिक मास को भी मेज़र करने के लिए हमारे पास एक यूनिट होती है जिसे क्या बोला जाता है? एटॉमिक मास यूनिट। इन शॉर्ट AMU, एटॉमिक मास यूनिट। अब बात आती है कि 1 मीटर हमने बोला सर इतना लंबा हो सकता है, 1 मीटर इतना लंबा हो सकता है, तो उसी तरह से 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्वल होगा? ओके, 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्वल होगा? जिस तरह से हम बोलते हैं सर ये 1 किलो है, सर ये 1 सेकंड है, सर ये 1 मीटर है, सर ये 1 आवर है, उसी तरह से 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्वल होगा? तो उसकी डेफिनेशन हमारे पास है 1 एटॉमिक मास यूनिट इज ए मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। ओके, इसका मतलब क्या होता है कि एक कार्बन 12 एटम का जो मास होगा, एक कार्बन 12 एटम का जो मास होगा, अगर मैं उसका 1/12 पार्ट ले लेता हूँ, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ कि एक कार्बन 12 एटम लिया, उसका जितना भी मास था, उसका जितना भी मास था उसको मैंने 12 हिस्सों में, 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब एक पार्ट को जो मैंने उठाया, उस पार्ट का जो मास होगा वो किसके बराबर होगा? 1 एटॉमिक मास यूनिट के इक्वल होगा। ठीक है, यही डेफिनेशन होती है एटॉमिक मास यूनिट की। 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे आपके NCERT में एग्जाम्पल लिया हुआ है कि एक वाटरमेलन है हमारे पास, एक वाटरमेलन है मतलब तरबूज। उस तरबूज का कुछ ना कुछ मास होगा, कुछ भी मास हो सकता है। ओके, अब मैंने क्या किया, उस तरबूज के 12 हिस्से कर दिए, मैंने उस तरबूज के 12 हिस्से कर दिए। अब उन 12 हिस्से इक्वल करे हैं मैंने, इस चीज़ को भी याद रखना, इक्वल पार्ट्स, ये नहीं कोई चीटिंग करी है। ओके, तो मैंने क्या करा, बराबर उनके पार्ट्स कर दिए। कितने? 12। अब एक हिस्से का, एक पार्ट का जो मास होगा उसे मैं क्या बोलूँगा? 1 एटॉमिक मास यूनिट बोलूँगा। सिंपल, ठीक है। तो यही मैंने बोला कि आप इसको रिलेट कर सकते हैं किसके साथ? तरबूज के साथ, कि ये कार्बन 12 हमारे पास एक तरबूज है, इसके अगर मैं 12 हिस्से कर दूं तो एक हिस्से का जो मास होगा उसे क्या बोला जाएगा? 1 एटॉमिक मास यूनिट बोला जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास क्या आता है? रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है कि हम एटम्स का जो मास ले रहे हैं उसको इस तरबूज के मास के रिलेशन में ले रहे हैं, है ना। तरबूज मतलब कार्बन 12 आइसोटोप, मतलब जो कार्बन 12 का हमारे पास मास होता है उसके रिलेशन में ले रहे हैं। कैसे? देखो, हमारे पास हाइड्रोजन का जो मास होता है वो कितना होता है? 1 यूनिट होता है। हाइड्रोजन का जो मास होता है वो कितना होता है? 1 यूनिट। ओके, अब एक बात बताओ, 1 यूनिट हमने क्या बोला किसके इक्वल होता है? 1/12 और कार्बन 12 एटम। ठीक है, 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम, मतलब इस तरबूज का 12वां हिस्सा क्या है? 1 यूनिट। इसका मतलब ये हुआ कि इस हाइड्रोजन का जो मास है वो किसके बराबर है? इस तरबूज के 12वें हिस्से के बराबर है, 12th हिस्से के बराबर है, हाँ या ना? ठीक है, तो यही मैंने बोला कि हमने क्या किया, इस हाइड्रोजन का रिलेशन निकाला किसके साथ? इस वाटरमेलन के साथ। ठीक है, इस हाइड्रोजन के मास का रिलेशन किसके साथ निकाला मैंने? इस वाटरमेलन के साथ। तो इसे ही बोला जाता है रिलेटिव एटॉमिक मास।
तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द एवरेज मास ऑफ द एटम एज कंपेयर टू 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। ठीक है, कि हम क्या कर रहे हैं, एटम का जो मास आ रहा है उसको कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ? इस तरबूज के साथ, इस वाटरमेलन के 12th हिस्से के साथ। ठीक है, तो इसी वजह से बोला जाता है कि जितने भी ये मास हमने लिखे हैं इनका रिलेशन किसके साथ निकाल रहे हैं? इस कार्बन एटम के साथ निकाल रहे हैं। इस वजह से इन सबको क्या बोला जाएगा? रिलेटिव एटॉमिक मास बोला जाएगा। अब बात क्या है कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा? कुछ एटम्स के मास लिखे, कुछ एटम के मास लिखे, लेकिन सर आपने तो बोला था एटॉमिक मास यूनिट होता है, ये तो आपने यू लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है ना? देखते हैं कि एटॉमिक मास यूनिट पहले बोला जाता था, एटॉमिक मास यूनिट पहले बोला जाता था, लेकिन बाद में इसको बोला गया यू, बाद में इसको क्या बोला गया? यू। और इस यू का क्या मतलब होता है? यूनिफाइड मास। इस यू का क्या मतलब होता है? यूनिफाइड मास। ठीक है, अब ये यूनिट कौन लेके आता है, कौन नहीं लेके आता, इसके लिए हमारे पास एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको क्या बोला जाता है? IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है? IUPAC बोला जाता है। फुल फॉर्म आपकी NCERT में आप देख लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे आते हैं। तो पहले क्या बोला जाता था? AMU बोला जाता था, एटॉमिक मास यूनिट। बाद में क्या बोला गया इसको? यूनिफाइड मास। ठीक है, एक ही बात है। तो हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन एटम का जो मास होता है वो क्या होता है? 1 यूनिट, मतलब 1 यूनिफाइड मास। उसी तरह से कार्बन का जो मास होता है वो क्या होता है? 12 यूनिफाइड मास। नाइट्रोजन का कितना होता है? 14U। ऑक्सीजन का 16U। सोडियम का, Na किसका सिंबल होता है? सोडियम का। लेकिन सोडियम का सिंबल Na कैसे आया? नेट्रियम। बताया था ना कि सोडियम का जो ओरिजिन वर्ड होता है वो क्या होता है? नेट्रियम होता है। तो नेट्रियम से हमने क्या ले लिया? Na। पहला लेटर कैसा होता है? कैपिटल। दूसरा क्या होता है? स्मॉल होता है। तो इसका कितना होता है? 23 यूनिफाइड मास। मैग्नीशियम, Mg का मतलब क्या होता है? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का जो मास होता है एटम का कितना होता है? 24। ये हमारे पास होता है सल्फर, सल्फर का मास कितना? 32। ये हमारे पास है क्लोरीन, Cl। क्लोरीन का जो मास होता है कितना है? 35.5, डेसिमल में 35.5। और ये हमारे पास क्या है? कैल्शियम। और कैल्शियम का मास कितना होता है? 40 यूनिफाइड मास। ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, टेबल आपकी NCERT में गिवन है, इन सबको अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। इस चैप्टर में थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स आते हैं, सिंपल से न्यूमेरिकल हैं, उसमें आपको बहुत काम आने वाला है। ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, अगला टॉपिक हमारे पास क्या है? मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल को समझने से पहले हम लोग एक छोटी सी बात को समझने की कोशिश करते हैं कि एटम नेचर में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। एटम नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। एटम जो होता है वो नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता। कुछ एटम होते हैं जो सिंगल अकेले एटम आपको मिल जाएंगे नेचर में, लेकिन ज़्यादातर एटम हमारे पास ऐसे होते हैं जो ग्रुप में मिलते हैं। ज़्यादातर एटम ऐसे होते हैं जो ग्रुप में मिलते हैं, कि एटम क्या करते हैं? किसी और एटम के साथ मिलकर ग्रुपिंग कर लेते हैं, है ना, ग्रुप बना लेते हैं। तो ऐसे जो ग्रुप होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? मॉलिक्यूल बोला जाता है। ओके, ए मॉलिक्यूल इज़ अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। ठीक है, केमिकली बॉन्ड होना मतलब लिंक करना, अटैच होना किसी और एटम के साथ। तो हमने क्या बोला? एक मॉलिक्यूल क्या होता है? एक ग्रुप होता है 2 या ज़्यादा एटम का, 2 या 2 से ज़्यादा एटम का जो आपस में केमिकली बॉन्डेड होते हैं, जिनका आपस में क्या होता है? केमिकल बॉन्ड होता है। लेकिन आते हैं इसकी मेन डेफिनेशन के ऊपर। इसकी मेन डेफिनेशन क्या है? A molecule can be defined as the smallest particle of an element or a compound that is capable of an independent existence and shows all the properties of that substance। कि एक मॉलिक्यूल क्या होता है? किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, और साथ ही साथ वो मॉलिक्यूल उस सब्सटेंस की सारी प्रॉपर्टीज़ को शो कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन बन गई है। क्या कि सर आपने क्या बोला था कि हम एलिमेंट या कंपाउंड को जब डिवाइड करते हैं तो उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन होता है? एटम होता है। ठीक है, लेकिन आपने अब क्या बोला? स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसको बोला? मॉलिक्यूल को बोला। तो ये कैसे पॉसिबल है? अब ज़रा देखते हैं। मैंने आपको एक ग्लास पानी दे दिया,
ठीक है, कुछ मैंने वाटर आपको कुछ क्वांटिटी में आपको दे दिया, ये हमारे पास क्वांटिटी होगी। आपने क्या करा, इस वाटर को ब्रेक करना शुरू करा पार्टिकल्स के अंदर। आप पार्टिकल में ब्रेक करते गए, ब्रेक करते गए, ब्रेक करते गए, तो आपको ये बहुत सारे ग्रुप मिल जाएंगे वाटर के, H2O के। लेकिन आपने जब फर्दर ब्रेक किया तो आपको क्या मिला, 2 तो हाइड्रोजन के एटम मिले और 1 ऑक्सीजन का एटम मिल जाएगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल आ गया। आपने सब्सटेंस को, मैटर को डिवाइड करना शुरू किया, डिवाइड करते गए, डिवाइड करते गए, डिवाइड करते गए, फिर आपको ऐसे बहुत ढेरों ग्रुप मिल जाएंगे, बहुत सारे ग्रुप मिलेंगे H2O के। फिर आपने क्या करा, इन H2O को तोड़ना शुरू करा और आपके पास क्या आ गया, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आ गया। लेकिन क्या इस हाइड्रोजन के पास या फिर इस ऑक्सीजन के पास पानी की प्रॉपर्टी है? पानी की अपनी कुछ प्रॉपर्टी होती है ना। अगर मैं सिंपली बोलना चाहूँ कि ऑक्सीजन का आप यूज़ कहाँ पे करते हैं, सांस लेने के लिए, ब्रीदिंग के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, है ना। हाइड्रोजन गैस का यूज़ किया जाता है बर्निंग के लिए, जलाने के लिए। इसको रॉकेट फ्यूल भी बोला जाता है, याद रखिएगा। हाइड्रोजन को रॉकेट फ्यूल बोला जाता है। रॉकेट फ्यूल क्यों बोला जाता है कि रॉकेट में जो हम फ्यूल यूज़ करते हैं उड़ाने के लिए, वो मेनली क्या होता है, हमारे पास हाइड्रोजन होता है। ठीक है, लेकिन बात ये आती है कि क्या सांस लेने के लिए आप पानी का यूज़ कर सकते हैं, या फिर क्या प्यास बुझाने के लिए आप ऑक्सीजन का यूज़ कर सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं मतलब मुंह खोलकर और सांस लेने लग जाऊं जल्दी जल्दी और मेरी प्यास बुझ जाएगी? नहीं, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अलग है और इस वाटर की प्रॉपर्टी अलग है। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि अगर मैं ब्रेक करता जाऊँ, मैं ब्रेक करता गया तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन आएगा, एटम आएगा। लेकिन वहाँ पे मैं फिर प्रॉपर्टी चेक नहीं कर रहा, मैं बस इतना चेक कर रहा हूँ कि साइज़ बड़ा है या छोटा है। इसका साइज़ बड़ा है, इसमें कितने एटम है, 3 एटम है, ये अकेला एटम है। ठीक है, साइज़ के हिसाब से सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन होता है, ऑक्सीजन, मतलब एटम होता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरह से। लेकिन जब बात आती है प्रॉपर्टी की, जब बात आती है उस मैटर की प्रॉपर्टीज़ की, उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ की, तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, रखता है अपने पास, वो कौन होता है, मॉलिक्यूल। कि आप डिवाइड करते गए, मॉलिक्यूल आ गया। इस मॉलिक्यूल के पास इस पूरे वाटर कंटेनर की, चाहे आप 1000 लीटर पानी लो, चाहे 10,000 लीटर पानी लो, ये अकेला मॉलिक्यूल उस पूरे वाटर की आपको प्रॉपर्टी दे देगा। लेकिन जैसे ही आपने इसको ब्रेक करा, आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आया, अब ये आपको पानी की प्रॉपर्टी नहीं देगा। ठीक है, तो यही बोला कि क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो शो करता है प्रॉपर्टीज़ को, किसकी, सब्सटेंस की। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूल कहलाएगा। ओके, अब बात आती है कि सर क्या मॉलिक्यूल हमारे पास अलग अलग तरह के एटम से बनते हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ही तरह के एटम के हमने मॉलिक्यूल बना दी, ग्रुपिंग कर दी? ठीक है, उसका भी एग्जांपल देखते हैं कि हमने क्या बोला कि मैं एटम एक ही तरह के भी ले सकता हूँ या अलग अलग तरह के भी ले सकता हूँ। कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला टॉपिक हमारे पास आया इसी के अंदर, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, कि एक ही एलिमेंट के मैंने क्या करे, मॉलिक्यूल्स को ले लिया। अब एक बात देखना, यहाँ पे क्या है, O2 लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, O2। इस O2 का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन के 2 एटम ने मिलके ग्रुपिंग कर ली और क्या बना दिया, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना दिया। लेकिन एक बात देखना, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम आपस में कंबाइन हो रहे हैं। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम आपस में कंबाइन हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या देखा, नाइट्रोजन कंबाइन हो रहा है कि 2 नाइट्रोजन एटम आपस में कंबाइन हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं, एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ठीक है, तो ये कितने ग्रुप हो गया, 2 एटम का। दोनों के दोनों कौन से हैं, ऑक्सीजन के। ये किसका ग्रुप हो गया, नाइट्रोजन का। दोनों के दोनों कौन से हो गए, नाइट्रोजन के एटम हो गए। उसी तरह से किसका एग्जांपल हो गया, क्लोरीन का। ये किसका एग्जांपल हो गया, हाइड्रोजन का। ये किसका एग्जांपल हो गया, फॉस्फोरस का एग्जांपल हो गया। अच्छा, इसमें कितने एटम है, 4 एटम है। ये किसका एग्जांपल है, सल्फर का। एस का मतलब क्या होता है, सल्फर। इसमें कितने एटम है, 8 एटम है। और सारे के सारे सल्फर के एटम है। इसमें तो अलग अलग थे, एक हाइड्रोजन का भी, एक ऑक्सीजन का भी है। ये क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ये क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। कि कंपाउंड में क्या होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ एटम होते हैं, लेकिन एलिमेंट में क्या होता है, एक ही काइंड के एटम होते हैं। कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दोनों के दोनों एटम एक ही तरह के हैं, किसके, ऑक्सीजन के। यहाँ पे देखेंगे तो चारों के चारों एटम एक ही तरह के हैं, किसके, फॉस्फोरस के। यहाँ पे 8 के 8 किसके एटम है, सल्फर के, एक ही तरह के एटम है। तो ये हमारे पास जब एक ही तरह के एटम होते हैं तो क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। और जब अलग अलग तरह के एटम होंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ एटम होंगे, तो क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। और यही लिखा हुआ है, द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स
क्या होते हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जॉइन टुगेदर इन डेफिनेट प्रोपोर्शन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, है ना। यही तो पढ़ा था लॉ ऑफ केमिकल कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कि कांस्टेंट प्रोपोर्शन होता है, फिक्स रेशो में या आपस में कंबाइन होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक और टर्म हमारे पास आती है और वो क्या होती है, एटॉमिसिटी, ठीक है। एक और टर्म हमारे पास आती है, उसे क्या बोलते हैं, एटॉमिसिटी बोलते हैं। अब एटॉमिसिटी क्या होता है कि जब आप कोई मॉलिक्यूल बना रहे होते हैं, जब आप कोई मॉलिक्यूल बना रहे होते हैं तो उस मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हैं उसे क्या बोला जाएगा, उसकी एटॉमिसिटी बोला जाएगा, ठीक है। मैंने क्या बोला, जब मॉलिक्यूल बन रहा है तो उस मॉलिक्यूल को बनाने के लिए जितने एटम कंबाइन हो रहे हैं उसे क्या बोला जाएगा, एटॉमिसिटी बोला जाएगा। अब एक बात देखना, ये किसका सिंबल होता है, आर्गन का, ठीक है। ये किसका सिंबल होता है, आर्गन, AR किसका सिंबल होता है, आर्गन, ARGON। ये अकेला एटम है, ये अकेला एटम है, तो इसे क्या बोला जाएगा, मोनो एटोमिसिटी। इसे क्या बोला जाएगा, मोनो एटोमिसिटी। मोनो मीन्स सिंगल और एटोमिसिटी मतलब कि कितने एटम कंबाइन हो रहे हैं मॉलिक्यूल बनाने के लिए, तो क्या बोला गया, मोनो एटोमिसिटी। अब ये हमारे पास किसका सिंबल हो गया, हीलियम का, He किसका सिंबल होता है, हीलियम का, ये भी अकेला एटम है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, मोनो एटोमिसिटी कहलाएगा। हीलियम की एटोमिसिटी कितनी होगी, सिंगल, मतलब मोनो एटोमिसिटी। अब यहाँ पे देखना, इसे क्या बोलेंगे, डाई एटॉमिक। इसकी एटोमिसिटी कैसी होगी, डाई एटॉमिक। डाई मतलब क्या, 2, डाई का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ 2। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, नाइट्रोजन भी क्या हो गया, डाई एटॉमिक हो गया, क्लोरीन भी क्या हो गया, डाई एटॉमिक, हाइड्रोजन भी क्या हो गया, डाई एटॉमिक। मतलब ये चारों के चारों किसका एग्जाम्पल हो गए, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। डाई एटॉमिक मतलब कि जिस मॉलिक्यूल को बनाने के लिए 2 एटम की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, अब यहाँ पे कितने हैं, 4। इसे क्या बोला जाएगा, टेट्रा एटॉमिक। इसे क्या बोला जाएगा, टेट्रा एटॉमिक। टेट्रा मतलब क्या, ग्रुप ऑफ 4। टेट्रा का मीनिंग क्या होता है, ग्रुप ऑफ 4। और अब आ गया 8, इसे बोला जाएगा पॉली एटॉमिक। 8 का मतलब क्या हो गया, पॉली एटॉमिक, ठीक है। पॉली मतलब मैनी, कि जब भी आप 4 से एक्सीड करते हैं तो आप क्या बोलेंगे, पॉली एटोमिसिटी। क्या बोलेंगे, पॉली एटोमिसिटी। तो ये 4 से एक्सीड कर गया तो इसे क्या बोलेंगे, पॉली एटोमिसिटी बोलेंगे। ये बात आई समझ। ये टेबल आपकी बुक में दी गई है, आप NCERT बुक में आप इसको रेफर कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 एटम किसके, इस 2 का मतलब क्या है, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, और 1 एटम किसका, ऑक्सीजन का। अगर कुछ भी नहीं लिखा होता इसका मीनिंग क्या है, वहाँ पे 1। अच्छा, यहाँ पे नाइट्रोजन के एटम कितने हैं, 1, हाइड्रोजन के 3 एटम है। उसके बाद कार्बन की बात करते हैं, तो यहाँ कार्बन कितना है, 1, ऑक्सीजन कितने हैं, 2। ये बात सभी को समझ में आई। तो यहाँ पे क्या देखा, वाटर मॉलिक्यूल बनाने के लिए 3 एटम की रिक्वायरमेंट हुई, जिसमें 2 एटम किसके हैं, हाइड्रोजन के, और 1 एटम किसका, ऑक्सीजन का। ये किसका एग्जाम्पल होता था, अमोनिया का, है ना, AMMONIA, अमोनिया, ठीक है। तो 1 नाइट्रोजन, 3 हाइड्रोजन। अच्छा, उसके बाद ही किसका एग्जाम्पल होता है, जाना पहचाना है ना सबका, कार्बन डाइऑक्साइड। किसका एग्जाम्पल है, कार्बन डाइऑक्साइड का। 1 एटम किसका, कार्बन का, और 2 एटम किसके, ऑक्सीजन के, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। एक ही तरह के एटम हो सकते हैं, अलग अलग तरह के एटम हो सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे, बाय बाय।